गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। बीएसटी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीके के महासागर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, सुनना है और मेमोराइज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द एनुअल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। मतलब 2020 का जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक था, उसमें भारत का रैंक क्या रहा? तो उसमें भारत का रैंक क्या रहा? ठीक है, तो मैंने बताया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को क्या बोलते हैं? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, तो हमें 2019 का बताना है। ठीक है, तो इसमें भारत की पोजीशन क्या रही? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है 68th। इसका आंसर क्या है? 68th आंसर है। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये रही आपके सामने। तो देखिए इसमें क्या क्या समझना है आपको, कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो या बैंकिंग ले लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि इस रिपोर्ट को या इंडेक्स को इशू कौन करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा जारी किया गया। ठीक है, और ये क्या रहा? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस 4.0, तो GCI 4.0। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करवाता है? डिटेल्ड मैप ऑफ फैक्टर्स एंड एट्रीब्यूट, कि जो भी कारक हैं, चाहे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे ग्रोथ से रिलेटेड हो या मानव विकास से रिलेटेड हो, इन सब से क्या है, इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें 0 से लेके 100 स्केल तक का प्रयोग किया जाता है, और 100 जो है आइडियल है। 100 जो है वो क्या है? आइडियल है, कि जिसका 100 होगा वो काफ़ी जो है आइडियल होगा। ठीक है, कितने सेट्स पर बेस्ड है ये? तो 12 सेट्स ऑफ फैक्टर पर बेस्ड हैं, पिलर्स कह सकते हो। और इसमें किस किस को शामिल किया गया है? इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ, प्रोडक्शन मार्केट। तो ओवरऑल जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उन सबको इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ये रिपोर्ट 1979 से एनुअली क्या है, रिलीज़ की जाती है, पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक जो रहा 68 रहा। ठीक है, 2018 में 58 रैंक था। तो इंडिया का जो रैंक है डाउन हुआ है इसमें। तो इंडिया का रैंक जो है डाउन हुआ है, कितना डाउन हुआ है? तो 10 रैंक डाउन हुआ है। तो 10 प्लेसेस जो है डाउन हो गया है, 68 हो गया है। तो 2018 में जो था इसका 58 था। ठीक है, अगर इसमें रिपोर्ट में या इंडेक्स में हम बात करें कि सबसे टॉप लेवल पर कौन सा रहा, सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ पर है, तो सिंगापुर। और इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो सिंगापुर रैंक 1 पर और यूएसए रैंक 2nd पर। ठीक है, और इसके थ्रू देखिए आप लोग कि ये पूरा जो है रैंकिंग है इंडिया की पूरी, इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी एडोप्टेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इन सब का ध्यान रखना है। इसमें सब ये 2019 का है और ये 2018 का है, जिसमें वेरियस फील्ड्स में क्या है, इंडिया की रैंकिंग को शो किया गया है। और 68 क्या है? ओवरऑल रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने,
क्वेश्चन ये है, विच नेशन सुप्रीम कोर्ट, किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल पर जो LGBT ग्रुप के साथ, समुदाय के साथ भेदभाव होता था उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो LGBT क्या है? L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांसजेंडर। तो ये जो कम्युनिटी है इस पर डिसीजन दिया है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो भारत इसका नहीं होगा, यूके भी नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, यूएसए ने दिया है। ठीक है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। आपको मैं बता दूं कि LGBT से रिलेटेड जो है इंडिया में जो सेक्शन 377 है, ठीक है 377 है, इसमें पहले क्या है कि LGBT लोग जो है अगर कोई संबंध बनाते थे तो उसे क्या समझा जाता था? पनिशेबल ऑफेंस, एक अपराध समझा जाता था। बट इस सेक्शन को अब खत्म कर दिया गया है, अब ये अपराध नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड। Which nation joined the global partnership on artificial intelligence? वैश्विक साझेदारी किस पर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर। एज ए फाउंडिंग मेंबर, एज ए फाउंडिंग मेंबर which nation joined the global partnership on artificial intelligence on June 15, 2020 as a founding member? तो जून 2020 की बात कर रहा है ये, ठीक है, 15 जून की। तो उस रिस्पेक्ट में कौन सा है? तो उस रिस्पेक्ट में बेसिकली ये होगा भारत। ये कौन सा होगा? भारत ने ज्वाइन किया है एज ए फाउंडिंग मेंबर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने ज्वाइन किया है। अब इसकी डिटेलिंग देखिए आप। आपको पता है कि भारत जो है डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और डिजिटलाइजेशन जो रिसेंट में जितने भी काम होंगे मतलब हुए हैं, चाहे वो ग्लोबल पेंडेमिक को लेकर हो, ठीक है, या किसी दूसरे फील्ड में हो, चाहे कोई ऐप से रिलेटेड हो या किसी मेडिसिन से रिलेटेड हो, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल एक पार्टनरशिप है ये, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया जाएगा। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनोवेशन है, इन सब पर फोकस हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स टाइप। इस प्रकार का ये पहला कदम है। ठीक है, और इसे GPAI को किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट इन पेरिस, एज वेल एज 2 सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टाइज, 1 ईच इन मॉन्ट्रियल एंड पेरिस। तो रशिया ध्यान रखना है आपको, सॉरी पेरिस फ्रांस ध्यान रखना है आपको। अब फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर रहे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली। तो ये सारे जो देश हैं ये क्या है? फाउंडिंग रहे। बट 15 जून को जो ज्वाइन किया वो इंडिया ने ज्वाइन किया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया। अगला क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं इसके, तो इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कंप्यूटर विजन, हेल्थ प्लान्स एंड पेशेंट केयर, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ होती हैं वो सारा। तो फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इंडिया गैस एक्सचेंज। जैसे आपको पता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स की जो ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से गैस की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए क्या लॉन्च किया गया है? इंडियन गैस एक्सचेंज। तो ये फर्स्ट अपनी टाइप का पहला है ये भारत में। ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च किया है? PM नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल।
तो ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर होगा वो नो डाउट पीएम नरेंद्र मोदी होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। इसका आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। डिटेलिंग देख लेते हैं इसकी। ये रहा पूरा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इनका इनिशिएटिव रहा ये। तो ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। which was ranked India's was ranked at which position among the world's top FDI recipients? कि मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव करने वाला लिस्ट में इंडिया का रैंक क्या रहा, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या रहा? आपको मैं बता दूं कि FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जनरली क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर किसी भी फॉरेन कंपनी में एक कंट्री का 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो उसे FDI कहा जाता है, और अगर 10% से कम हो तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये जो 10% वाली चीज़ है ये कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है या गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है, बट जनरली आपको क्या ध्यान रखना है, 10% से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा? तो इसमें इंडिया का रैंक रहा 9th। कौन सा रैंक रहा इसमें? इंडिया का 9th रैंक रहा, ठीक है। सॉरी 10th रैंक था इंडिया का। इंडिया का रैंक कौन सा था? 10th। मैंने गलती से 9th बोल दिया। इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा? 10th रहा। तो इसकी जो डिटेलिंग है ये देखिए, ये रही डिटेलिंग इसकी। तो अंकटाग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये। अंकटाग द्वारा क्या है इशू किया जाता है ये। अंकटाग क्या है? एक एजेंसी है यूएन की। तो अंकटाग की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाग के थ्रू इशू किया जाता है, ठीक है। तो 42 बिलियन डॉलर का 2018 में इंडिया को FDI रिसीव हुआ, ठीक है। और जो भी साउथ एशियन जो क्षेत्र है उसमें जितना भी FDI आया उसका 77% था, ठीक है। अब अंकटाग क्या है? अंकटाग क्या है? अंकटाग इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 1964 में इस्टेब्लिश हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ UN सेक्रेटरीट। ये UN सेक्रेटरीट का क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको ये दिख जाएगा। ये रहा पूरा। तो नंबर 1 पर कौन है? USA। नंबर 2 पर चाइना, 3rd पर हांगकांग, 4th पर सिंगापुर, और लास्ट में 10th नंबर पर कौन है? इंडिया है। तो ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, इंडियन रनर गोमती मरुमुथु, इंडियन रनर है, ध्यान रखना है, हैज़ बीन बैंड फ्रॉम द स्पोर्ट्स फॉर हाउ मैनी ईयर्स फॉर डोपिंग। तो डोपिंग के केस में उसे, जो इंडियन रनर है गोमती मरुमुथु, उसको कितने साल के लिए बैन कर दिया गया है? कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 4 ईयर्स। और इन्होंने लास्ट ईयर भी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें क्या है, गोल्ड मेडल जीता था रनिंग में, ठीक है। और जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था लास्ट ईयर दोहा कतर में, उसमें इन्होंने 800 मीटर में भी क्या जीता था? गोल्ड जीता था। तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर। तो
काफ़ी नाम रोशन किया था भारत का, पर अब क्या है, डोपिंग केस में फंस गई हैं और इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। India will be sending a tri-services military contingent to participate in which nation victory day? मतलब किस राष्ट्र के विक्ट्री डे, जीत का दिन पर भारत जो है त्रि सेवा मिलिट्री कंटिजेंट दस्ता जो है भेजेगा? तो यूके, फ्रांस, यूएस और रशिया कहाँ भेजेगा? तो आपको मैं बता दूं कि 1945 में नाजी जो थे जर्मनी के, उस पर विक्ट्री हासिल की थी रशिया ने, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए विक्ट्री डे मनाया जाता है वहाँ पर। तो भारत जो है वहाँ भेजेगा अपना एक ट्राइलेटरल मिलिट्री कंटिजेंट, ये रहा। तो रशिया परेड में होगा। विक्ट्री डे मार्क्स द सरेंडर ऑफ नाजी जर्मनी इन 1945, तो इसलिए भेजेगा भारत जो है रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कंप्लीटली डिजिटलाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशन? अपने लैंडिंग का मतलब होता है ऋण देना, तो ऋण देने के जितने भी ऑपरेशंस होंगे उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने का फैसला कौन से बैंक ने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से 4 बैंक हैं ये। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका आंसर है, बैंक ऑफ बड़ौदा इस क्वेश्चन का आंसर है कि अपनी सारी की सारी लैंडिंग ऑपरेशंस को ये क्या कर देगा, डिजिटलाइज कर देगा। आपको मैं बता दूं बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था वडोदरा, गुजरात, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में है। और अभी रिसेंट में आपको पता है कि 10 बैंकों का मर्जर हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मिल गए हैं? तो विजया बैंक और देना बैंक जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गए हैं और भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, ठीक है। भारत का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। फर्स्ट नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेकंड नंबर पर एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर कौन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, which Indian state or union territory has launched an integrated flood warning system named iFlows? मतलब भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एकीकृत बाढ़ चेतावनी सिस्टम को क्या किया, डेवलप किया, जिसका नाम है iFlows? तो इसमें से कौन सा होगा? न्यू दिल्ली नहीं होगा, बाढ़ नहीं आ सकता यहाँ पर। उड़ीसा हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है और वेस्ट बंगाल भी हो सकता है। तो इन चारों में से दिल्ली तो इसका आंसर नहीं होगा, बाकी सारे हो सकते हैं। तो आपको पता है कि अभी हाल में महाराष्ट्र में क्या आया था, बाढ़ आया था, ठीक है। एक तूफान आया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो उसको देखते हुए iFlows जो है वो महाराष्ट्र मुंबई के लिए डेवलप किया गया है। आपको दिख जाएगा ये रहा कि उद्धव ठाकरे ने जो है और हर्षवर्धन ने मिलकर iFlows मुंबई के नाम से एक क्या किया है, वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया है। ये रहा पूरा, ठीक है। तो ऐसा करने वाला मुंबई जो है सेकंड सिटी है, फर्स्ट सिटी जो है वो चेन्नई है, ठीक है। और 6 से 72 घंटे के बीच पहले ही खबर मिल जाएगी और उससे क्या होगा कि उससे जो है अलर्ट हो जाएंगे सब और पहले ही तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फ्लो वार्निंग सिस्टम iFlows किसने डेवलप किया है? मुंबई ने डेवलप किया और ऐसा करने वाला चेन्नई के बाद मुंबई सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच माइलस्टोन हैज़ बीन रीच्ड बाय द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कौन सा, मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है पहली बार भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब विदेशी मुद्रा जो भंडार है उस रिस्पेक्ट में, कि क्या हमारा विदेशी मुद्रा बाहर 300 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, 400 पहुंच गया था, 500 पहुंच गया था, या 700 पर पहुंच गया था। तो रिसेंट में जो है इसने 500 मिलियन डॉलर का माइलस्टोन जो है अचीव कर लिया, और अभी तक का क्या है ये हाईएस्ट है कि हमारा 500 मिलियन डॉलर का क्या है लगभग विदेशी मुद्रा भंडार है जो हमारे काफ़ी काम आ सकता है। ठीक है, तो 500 जो है रिसीव किया है। ठीक है बच्चों, ऐसी जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी को सॉफ्टवेयर पर दे दी जाएंगी। ठीक है, और डिटेलिंग तो वहीं होगी ज़्यादातर जो है, तो सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, हु हेड्स द वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू प्राइवेट बैंक शेयर होल्डर नॉर्म्स। मतलब प्राइवेट जो बैंक से, निजी जो बैंक से है उसमें जो भी शेयर धारिता है उससे रिलेटेड दिशा निर्देश बनाने के लिए, नॉर्म्स बनाने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है आरबीआई ने। ठीक है, तो उसमें से इनमें से कौन उसके हेड बनाए गए हैं। ठीक है, तो रवि एन मिश्रा, वीपी कनुंगो, आर गांधी, पीके मोहंती। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पीके मोहंती। ठीक है, पीके मोहंती इस वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन होंगे। ठीक है, जो प्राइवेट बैंक के नॉर्म से रिलेटेड जो है कार्य करेंगे। और बच्चों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है उस पर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेलिंग है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके बन रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, बट सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तभी डाला मैंने क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में इसका नाम लिया था, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोकेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में इसका लोकेटेड है, और इसकी डिटेलिंग ये रही। तो ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स था 1925 में इस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, और एड्रेस कर रहे थे 95th एनुअल प्लेनरी सेशन में हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ़ की थी, तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके ये स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन, Which Indian state has launched रोजगार सेतु ऐप टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो ध्यान रखना है, इसका रोजगार सेतु ऐप नाम है। तो रोजगार सेतु ऐप जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसके लिए कौन से स्टेट ने चालू किया है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की जो सरकार है उन्होंने लॉन्च किया है ताकि इन्हें क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, ये रही डिटेलिंग, ये रहे मुख्यमंत्री जी। तो माइग्रेंट लेबर्स को क्या मिलेगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, और वो अपनी दोबारा से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या जो भी सर्वाइवल है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च अ न्यू फीचर कॉल्ड फ्लिट्स इन इंडिया, कि इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने फ्लिट्स नाम का एक नया फीचर जो है ऐड किया है। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, टेलीग्राम। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, टेलीग्राम। तो बेसिकली फ्लिट फीचर होता क्या है कि चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखो या फेसबुक पर देखो, कि जो ऊपर आ रहा होता है, जो स्टोरी कह सकते हो आप, स्टोरी वाली जो लाइन होती है उसी तरीके का है, बट इसमें हम लोग कोई भी लाइक्स नहीं कर सकते, ना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, वही वाला है। व्हाट्सएप पर भी आता है कि 24 घंटे में स्टेटस वगैरह जो हट जाता है, वही वाला है ये। इस तरीके का कुछ आएगा। इस तरीके का कुछ आएगा। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐप हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आता है, तो ट्विटर ने फ्लिट्स जो फीचर है उसको चालू किया है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये आएगा कि बागजान ऑयल वेल जो है वो कौन से स्टेट में है। ये क्वेश्चन ही बनेगा आपके एग्जाम में। बागजान ऑयल वेल ऑफ इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, डेट वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बागजान ऑयल वेल जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि आपको पता है कि अभी असम में ये फील्ड जो है लोकेटेड है, ठीक है, और वहाँ पर इसमें आग लग गई थी। तो आग लगने की वजह, और एक भयंकर आग थी, जिसकी वजह से ये क्या है, न्यूज़ में रहा। तो बागजान जो ऑयल वेल है वो कहाँ पर है, असम में है। इसका आंसर होगा असम। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा पूरा। तो 14 दिन से ज़्यादा यहाँ पर क्या लगी रही, आग लगी रही, और काफ़ी भयंकर आग थी, ठीक है। और फिर हमारी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया, हमारी एयरफोर्स ने रिस्पॉन्ड किया, और इसको पर कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। तो बच्चों ये था आज के जीके के महासागर में करंट अफेयर्स पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो है अगले सेशन में मैं लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए, लाइक्स करते रहिए और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।